बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 90 लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का लेक्चर बच्चों पिछले लेक्चर की कॉन्टीन्यूटी है। पिछले लेक्चर में हमने नया टॉपिक शुरू किया था, व्हाट इज़ नावल, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ नावल को पढ़ा, हमने उसकी स्टेट को पढ़ा कि नावल कैसा होना चाहिए, उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है। और ये देखा कि नावल जो है वो किस अंदाज में लिखा जाता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसी का अगला पार्ट आप समझ लें, ठीक है, कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन ऑफ नावल, कि नावल का फंक्शन क्या है, यानी नावल लिखा क्यों जाता है, किस मकसद के लिए, क्या रोल प्ले करता है, ठीक। तो फंक्शन ऑफ नावल जो है ये आज का हमारा टॉपिक है। और बच्चों जो है फंक्शन ऑफ नावल ऑटोमेटिकली, चूँकि नावल का ताल्लुक ड्रामे से है, लिटरेचर से है, इट्स ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इट्स ए जॉनर ऑफ लिटरेचर। तो जो हमने लिटरेचर की डेफिनेशन में पढ़ा था फंक्शन ऑफ लिटरेचर, ऑटोमेटिकली वही बातें, मिलती जुलती बातें, वही फंक्शन ऑफ नावल होगा। कि जो लिटरेचर का फंक्शन था वो एक जनरल बात थी। अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि एक नावल का जो है वो फंक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि लाइक लिटरेचर। अब देखो स्टार्ट ही मैंने इससे लिया है कि लाइक लिटरेचर, लिटरेचर की तरह, चूंकि ये शाख है लिटरेचर की। लाइक लिटरेचर द बेसिक फंक्शन ऑफ ए नावल इज टू मूव एंड टीच। कहता है लिटरेचर की तरह नावल का भी जो बेसिक फंक्शन है वो है हमें मूव करना और हमें टीच करना। मूव करने का मतलब हमें इंस्पायर करना और टीच करना, ठीक है। हमने लिटरेचर में भी यही पढ़ा था कि एक राइटर जो है उसका मकसद हमें इन्फॉर्म करना होता है। यानी 3 हमने ड्यूटीज़ पढ़ी थी एक राइटर की, कि पहली ड्यूटी है उसका हमें इन्फॉर्म करना। किसके बारे में इन्फॉर्म करना? इन्फॉर्म अस अबाउट द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक। नंबर 2 दूसरी ड्यूटी थी टू एंटरटेन अस, हमें एंटरटेन करना, और वो किसके ज़रिए वो करता है? वो अपनी आर्ट के ज़रिए करता है। और तीसरी ड्यूटी थी वो हमें टीच करता है। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि उसका फंक्शन है हमें मूव करना, यानी मूव करने का मतलब है इंस्पायर। और मूव बंदा कब होगा? जब ऐसी स्टोरी, ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा विच विल बी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन इट वुड बी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट इट वुड इंस्पायर अस। हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होगी, वी वुड लाइक इट। चाहे वो हमारी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो हमारी फीलिंग्स हो, चाहे वो बिटर ट्रुथ हो, लेकिन हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, तो उसको हम बहुत ज़्यादा उससे क्या होंगे? इंस्पायर होंगे, ठीक। तो इसे मूव एंड टीच दस प्लीजिंग द रीडर। अब देखो ना, वही ड्यूटी जो लिटरेचर में हमने पढ़ा राइटर की है, क्या उसका काम है हमें एंटरटेन करना, हमारा काम है प्लीज होना। तो नेचुरली जो राइटर अपनी स्किल के ज़रिए, अपनी आर्ट के ज़रिए, अब नावल एक आर्ट है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नावल जो है वो किस तरह लिखा जाता है। नरेटिव होना चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के पार्ट्स होना चाहिए, प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर मिडल, प्रॉपर एंड, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो उसमें हमने देखा कि नेचुरली जब उसके अंदर इट विल हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड राइटिंग, दैट इज़ अ नावल राइटिंग, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू गिव अस प्लेजर। कहता है प्लीजिंग द रीडर माई मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, यानी वो इंफॉर्मेशन जो हमें दे रहा है, राइटर कोशिश करता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन इस अंदाज में दे कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, हम उसको समझें, हम उसकी बात को पूरी तरह समझें। अंडरस्टैंड एंड शेयर। और फिर जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो नेचुरली हम शेयर करेंगे, कि हमें ऐसा लगेगा जैसे द ट्रूथ दैट ही इज़ ट्राइंग टू गिव अस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिटर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी सिंपल, लाइट, इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगियों के बहुत करीब है वो ट्रुथ। चूँकि वो ट्रुथ हमारी ज़िंदगियों के बहुत करीब है, इसका मतलब है, इसलिए फिर हमें ऐसा लगेगा जो कुछ उस कहानी में दिखाया जा रहा है वो हमारी कहानी है, एंड ऑटोमेटिकली वील स्टार्ट शेयरिंग इट। यही वजह होती है जब हम ड्रामे देखते हैं, नॉवेल्स की जो सीरियल्स बनती हैं या मूवीज़ बनती हैं, जब हम देखते हैं तो ट्रुथ को इस तरह डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि वी स्टार्ट फीलिंग that whatever is happening there on the stage is basically happening to us. It is very close to our life. हमारी ज़िंदगी के बड़ा करीब है, हम उसको समझते हैं। एंड शेयर
द आइडिया लाइंग इन इट, कहता है उस आइडिया को फिर हम शेयर। इसका मतलब क्या है, राइटर कोशिश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर पढ़ता हूं इस पॉइंट को, कि ही सेज द बेसिक फंक्शन ऑफ नॉवल इज टू मूव एंड टीच, यानी बेसिक मकसद, अल्टीमेट गोल, मूव करना, टीच करना। किस तरह करना, उसके जरिए दस प्लीजिंग द रीडर, प्लीजिंग द रीडर, वो प्लीज किस तरह होगा, बाय मेकिंग अंडरस्टैंड। अब याद रखिए, इसका मतलब है, इस चीज से एक बात की समझ आई, जिस लिटरेचर में जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, शेयरिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्लेजर नहीं होगा। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग होना इंतहाई जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी। और कहता है राइटर के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, ये तो एरिस्टोटल ने भी कहा था कि राइटर के अंदर इतना टैलेंट हो कि वो जो पिक्चराइजेशन, जो नॉवल में स्टोरी हमें दे रहा है, उस स्टोरी को पहले वो खुद फील करे, उसको बल्कि अपने अंदर एक्ट करे। और जब उसको अपने अंदर एक्ट करेगा तो उसको पता होगा कि ये डायलॉग, ये सिचुएशन, ये सीन जब स्टेज पर या टीवी पर या फिल्म में पिक्चराइज होगा, ये नॉवल जब कन्वर्ट होगा इनटू अ थिएटर, तो लोग इससे किस तरह इंप्रेस होंगे, या सिंपली व्हेन पीपल विल रीड, जब वो रीड करेंगे तो वो किस हद तक जो है वो इससे इंप्रेस होंगे। ठीक, सो फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कहता है एवरी नॉवल हैज वन और द अदर ट्रूथ, ये भी मैंने पीछे भी कहा, हर नॉवल के अंदर कोई ना कोई, वन और दी अदर का मतलब है कोई ना कोई ट्रुथ बयान किया जाता है, लाइंग इन इट। और वो ट्रुथ क्यों बयान किया जाता है, सच्चाई क्यों दी जाती है। देखो, सच्चाई मीठी हो, लाइट हो या तल्ख हो, वो सच्चाई है, और लफ्ज सच्चाई में ही उसकी खूबसूरती है। लिटरेचर में इसीलिए सबसे खूबसूरत चीज़ लिटरेचर के अंदर, और ख़ास तौर पे नॉवल के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ डेवलप हुई, वो थी रियलिज्म, रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ। इवन इफ इट इज़ बैड, इट शुड बी देयर, इट शुड बी प्रेजेंटेड। तो ही सेज कि ट्रुथ लाइंग इन इट, और फिर एवरी ट्रुथ लीड्स टू मोरालिटी। कहते हैं हर ट्रुथ जो नॉवल में दिखाया जाता है, क्योंकि नॉवल में जिंदगी दिखाई जाती, लाइफ दिखाई जाती है, कहता है इट लीड्स टू वेयर, इट लीड्स टू मोरालिटी। वो मोरालिटी की तरफ लेके जाता है हमें, वो मॉरल विजन की तरफ लेके जाता है हमें, मोरालिटी की तरफ लेके जाता है। हैंस प्लीजिंग एज वेल एज टीचिंग द रीडर। जब नेचुरली हमें हम उस ट्रुथ को अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर शेयर भी कर लेंगे, तो नेचुरली इट वुड अफेक्ट आवर मॉरल विजन, हमारा मॉरल विजन। और मैंने याद है एक लेक्चर में कहा था, इसी मॉरल विजन को हम कैथारसिस भी कहते हैं। कैथारसिस मॉरली एलिवेट होने का नाम है। तो कहता है ट्रेजेडी में कैथारसिस हमें मॉरली एलिवेट करता है, इसी तरह नॉवल के अंदर जो ट्रुथ है, अच्छा है या बुरा है, वो हमें मॉरली स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी मोरालिटी को इन्हेंस करता है। और जब मोरालिटी इन्हेंस होगी, जब हम उससे लर्न करेंगे, वी विल लर्न अबाउट द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, द न्यू ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो नेचुरली वी वुड बी वेरी प्लीज्ड। तो प्लेजर ऑटोमेटिकली हर उस चीज़ में होता है जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं। एक, उसके अंदर एक ऐसा ट्रूथ हो जिसको हम अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड किसको करेंगे, जिसका हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक हो। मुश्किल है, बुरा है, सख्त है, तल्ख है, लेकिन वो ट्रुथ है, वो हमें अपील करेगा। और दूसरा, उसके अंदर हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। इफ देयर इज अ मैसेज, देन दैट लिटरेचर इज अ ब्रिलियंट लिटरेचर, दैट लिटरेचर इज ऑसम। आप कह सकते हैं दिस इज व्हाई लिटरेचर इज एक्चुअली रिटन। ठीक, उसके बाद आगे पॉइंट नंबर 3 कहता है नॉवल इट शोज अस द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ सोसाइटी। ये हमने लिटरेचर में पढ़ा था कि लिटरेचर हमें माशरे के मुख्तलिफ चेहरे दिखाता है, और नॉवल इसकी बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि नॉवल बेसिकली लाइफ को पिक्चराइज करता है, इंक्लूडिंग रियल कैरेक्टर्स, इंक्लूडिंग रियल सिचुएशंस, इंक्लूडिंग रियल सीन्स, इंक्लूडिंग रियल एक्शन, इंक्लूडिंग वेरी नेचुरल एंड रियल डायलॉग्स। ये जब सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली कहता है वो हमें क्या देता है, वो हमें माशरे के मुख्तलिफ चेहरे दिखाता है, फेसेट्स ऑफ सोसाइटी। अगेन दोज फेसेट्स कैन बी गुड, those facets can be ugly, those facets can be anything, but whatever they will be very very close to reality and truth.
तो ही सेज फेसेट्स ऑफ सोसाइटी हेल्पिंग अस, और जब वो चेहरे दिखाएगा तो हमारी मदद करेगा। किस बात में मदद करेगा? टू अंडरस्टैंड मैन एंड हिज प्रॉब्लम्स, कि हम मैन को समझे क्योंकि मैन के मसाइल हैं, और उसकी प्रॉब्लम्स को समझे, मैन की प्रॉब्लम्स को समझे, उसकी मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं जिनसे वो गुजर रहा है, वो जिस डिफरेंट प्रॉब्लम्स थ्रू विच ही इज पासिंग, द डिफरेंट यू कैन से प्रेशर्स थ्रू विच अ मैन इज पासिंग, कहता है वो सारे हमें दिखाए जाए, हाउ ही हैंडल्स दोज प्रेशर्स, हाउ ही फेसेस देम, हाउ ही टैकल्स एवरीथिंग। ये सब कुछ जब दिखाया जाएगा वो क्या होगा, हमें समझ आएगी कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी मुश्किल है, आसान है, चैलेंजिंग है, वॉट एवर इट इज़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो तीसरा पॉइंट हुआ कि वो हमें इंसान और उसके मसाइल को हमें समझने में मदद देता है। किस तरह देता है? मुख्तलिफ चेहरे जो है वो हमें दिखाकर। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 4, a novelist, he says a novelist, like any literary artist, a novelist is basically a propagandist। और याद है ये वर्ड मैंने लिटरेचर में पढ़ाया था कि प्रोपेगेंडिस्ट, प्रोपेगेंडे का जनरली मीनिंग हम लेते हैं शायद किसी के बारे में गलत राय देना, किसी के बारे में कोई गलत बात करना, बिल्कुल नहीं। प्रोपेगेंडे का मतलब होता है नशर करना। नशर करने का मतलब है आप कोई बात जो हकीकत है उसको नशर करें। अब वो हकीकत फिर वही अच्छी है या बुरी है, इसका लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। हमने लिटरेचर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि लिटरेचर गिव्स अस पॉजिटिव टू टीच पॉजिटिव, गिव्स अस नेगेटिव टू टीच पॉजिटिव। उसने दोनों पहलू में दिखाने हैं, मकसद है उसका हमें पॉजिटिव सिखाना पॉजिटिव, दिखाना पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। तो कहता है अ नॉवेलिस्ट इज बेसिकली अ प्रोपेगेंडिस्ट who always tries to persuade the reader, अपने रीडर को कायल करने के लिए अपनी तहरीर के जरिए कायल करता है टू एक्सेप्ट द व्यू, उसका व्यू पॉइंट को हम एक्सेप्ट करें, और थियरी, यहाँ जो कॉन्सेप्ट जो थियरी वो पेश कर रहा है, जो लाइफ के बारे में उसकी थियरी है, लाइफ के बारे में उसका कॉन्सेप्ट है, लाइफ के बारे में वो अपनी थीम में उसको डाल देता है, और वो अपना बिलीफ को, उसका बिलीफ हमारा बिलीफ कब बनता है? जब हम उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो ही सेज परसुएड द रीडर टू एक्सेप्ट द व्यू एंड थियरी ही इज ट्राइंग टू प्रोपगेट। वो थियरी जो वो प्रोपगेट करना चाह रहा है, वो थियरी जो वो पेश करना चाह रहा है, हमें वो कोशिश करता है कि हम उसको पूरी तरह समझें और उससे परसुएड हों, कायल हों। फिर पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ फंक्शन, इट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद मैन। अब चूंकि हर स्टोरी में दे आर गोइंग टू बी मैन एंड विमेन, तो हम जनरल वर्ड क्या यूज करेंगे? मैन, इंसान, ह्यूमन बींग्स। टारगेट इज लाइफ एंड हुज लाइफ? लाइफ ऑफ मैन, इंसान की जिंदगी, ये उसका टारगेट है। तो ही सेज अ नॉवेलिस्ट ही ट्राइज टू डू व्हाट? इट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद मैन एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, कि इंसान को सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा पता है। ये भी लिटरेचर में हमने पॉइंट पढ़ा था, वही पॉइंट हमने यहाँ नॉवल के हवाले से लिखा है कि वो हमें इंसान को एक स्पिरिचुअल बीइंग के तौर पे लेता है, एक स्पिरिचुअल बीइंग, दस थ्रोइंग लाइट ऑन मैन्स अफेक्शन, कि इंसान की फीलिंग्स क्या है, चाहते क्या है, पसंद क्या करता है, एंड फीलिंग्स, इमोशंस एंड सेंसिबिलिटी, सोचता कैसे है, फिक्र कैसे करता है, इजहार कैसे करता है उसका। द इनर प्रोविंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कहता है बेसिकली वो किसको सर्च करता है, किसको टारगेट करता है, किसके ऊपर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है? कहता है द इनर प्रोविंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एंड वेयर इज दैट इनर प्रोविंस? दैट इज द सोल, ह्यूमन सोल, इंसानी रूह को, बेसिकली इंसानी रूह को समझने की कोशिश। सो सबसे पहले ध्यान से सुने, सबसे पहले राइटर इंसानी रूह को समझता है, उसको जो वो समझता है फिर वो हमारे साथ शेयर करता है, किस शक्ल में? एक स्टोरी बनाता है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाता है, मेल फीमेल, गुड बैड, अगली ब्यूटीफुल, सब लाइफ की जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें दिखाता है। उसको देखने से हमें समझ आती है कि इंसान बेसिकली जो रूह है इंसान की वो अच्छी है या बुरी है, वो अंडर प्रेशर कैसे डील करती है, कैसे नहीं करती। तो हमें इंसान को नॉट जस्ट एज ए ह्यूमन फिगर, नो,
मैन एज ए सोल को समझने का मौका मिलता है। और यही वजह है कि मैंने आपको कहा था यही क्वालिटी है जो लिटरेचर को साइकोलॉजी के साथ कंपेयर करती है, यही क्वालिटी है जो एक नॉवल राइटिंग को साइकोलॉजी के साथ कंपेयर करेगी। ठीक, उसके बाद आ गया पॉइंट नंबर 6, अ नॉवल कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन। कहता है नॉवल हमेशा हमें इंफॉर्मेशन देता है। हमने पहला, ये तो पहला एस्पेक्ट है, दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी राइटर टू गिव अस इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन देना किसके बारे में? लाइफ के बारे में, जिंदगी। हर नॉवल में एक जिंदगी होगी, फिर वही बात अच्छी हो या बुरी हो, जिंदगी होगी। जिंदगी कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, सम वुड बी वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सम वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी इंट्रीगिंग, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो कहता है लेकिन एस्पेक्ट होंगे, कन्वेज अ सेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइफ। और वो जो हमें देता है इंफॉर्मेशन, उसके जरिए हमें जिंदगी को परसीव करना, परसेप्शन में अंडरस्टैंड करने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा कर। यानी हम नॉवल नहीं पढ़ रहे होते, हम नॉवल को पढ़ के जिंदगी को समझते हैं। राइटर ने पहले जिंदगी को समझा और उसके ऊपर रिएक्ट किया, एक्शन का रिएक्शन। नॉवल ने जिंदगी, राइटर ने जिंदगी को समझा और उसको रिएक्ट किया एक नॉवल की शक्ल में, क्योंकि दैट वाज हिज आर्ट। हमने नॉवल को पढ़ा और रिएक्ट क्या किया, वी ट्राई टू परसीव लाइफ, कि जिंदगी है क्या, एंड बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसुएशन। पीछे भी कहा इसी जरिए जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसुएशन। वी ट्राई टू बी परसुएडेड, हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हम समझ। सो हर राइटर का बेसिक मकसद यही है, जिंदगी दिखाना, जिंदगी के रूप दिखाना, लोगों को दिखाना, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ दिखाना। ह्यूमन बीइंग हु इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बीइंग अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, उसको समझना, उसको समझने की कोशिश करना। ये सारी चीज़ें कौन करता है? कहता है एक राइटर पहले खुद करता है और फिर अपने नावल में उसको इस तरह डालता है कि जब हम पढ़ें तो फिर हम भी वो सब कुछ, यानी वो कोड लगाता है, हम उसको डी कोड कर देते हैं। वो जिंदगी को उसके अंदर एनवेलप कर देता है, हम उस एनवेलप को खोल देते हैं। वो जिंदगी को उसके अंदर ढाल देता है, हम उसको ओपन करके देखने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी है क्या। वो कहता है ना कूजे में दरिया को बंद करता है। तो नॉवल की जिंदगी जो दिखाई जाती है वो महदूद होती है, लेकिन उसके अंदर जो बातें होती हैं वो लामहदूद होती है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी पर मुहित होती हैं, पूरी ज़िंदगी से रिलेटेड होती। ठीक, उसके बाद नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, अ नॉवलिस्ट हैज़ टू कंसीव एन इमेजिनरी स्टोरी। वेरी सिंपल, देयर इज नो आर्ट विदाउट इमेजिनेशन। एवरी नॉवलिस्ट, हमने कहा नॉवल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि नॉवल क्या होता है? अ टेल, अ स्टोरी। स्टोरी कहाँ से आती है? राइटर कोई हकीकी ज़िंदगी की स्टोरी देख के उससे इंप्रेस हो जाए, लेकिन जो वो लिखता है that is always an imaginary story. He conceives, he thinks of an imaginary story. कैसी story? That is very close to realities. कहता है जो हकीकत के बहुत करीब हो। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो स्टोरी लेकिन रियलिटी के बहुत करीब हो, वेरी क्लोज टू रियलिटीज। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोपगेट हिज व्यू पॉइंट। क्योंकि अगर रियलिटी के करीब नहीं होगी तो वो अपना व्यू पॉइंट प्रोपगेट नहीं कर सकेगा, फैला नहीं सकेगा, हम तक पहुंचा नहीं सकेगा। एंड इट इज नॉट द स्टोरी दैट इज इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, ध्यान से सुने। कहता है स्टोरी इतनी अहम नहीं होती, होती है। अब ये नहीं हम कह सकते स्टोरी को इग्नोर कर दे। स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, बट देर इज अ लार्जर ट्रूथ, देर इज अ लार्जर इंपॉर्टेंस। वो क्या है? रादर द हिडन आइडिया, बल्कि वो जो छुपा हुआ आइडिया है, वो जो पैगाम है, जो हिडन आइडिया है उसके अंदर। कहता है द हिडन आइडिया फॉर विच द नॉवल हैज बीन रिटन। जिस मकसद के लिए वो नावल लिखा गया, जिस मकसद के लिए वो नावल लिखा गया, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज रिटन या शोन apparently. Story no doubt has its importance, but the thing which is of more importance is the hidden idea. So when we are reading the story, when he is writing the story, first he got the truth, first he got the hidden idea, he coded it into a story. Now our duty is to decode it and through the story go to that idea.
अगर हम स्टोरी के जरिए, इसका मतलब क्या हुआ कि द रोल ऑफ द राइटर एंड द रोल ऑफ द रीडर, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। रीडर को डिकोड करना है और हर बंदा तो नहीं कर सकता। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन योर रीडिंग। आप डीप स्टडी के काइंड ऑफ समझने वाली चीज़ें समझने की कोशिश करें। व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज अनसेड, व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज अननोन। वो जो कह रहा है और कहना चाह रहा है, जो कह रहा है वो तो सामने नजर आ रहा है, लेकिन वो जो कहना चाह रहा है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, रादर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन द हिडन फॉर विच द नॉवल हैज बीन रिटन। कहता है जिसके लिए वो नॉवल जो है वो लिखा गया। तो इट मीन्स कि जो स्टोरी है नो डाउट इट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन जो उसके अंदर आइडिया है उस आइडिया तक, उस ट्रुथ तक पहुंचना, दैट इज बेसिकली आवर ड्यूटी। देन वी कम टू नंबर 8। कहते हैं इट इज सीन दैट ऑलमोस्ट ऑल ग्रेट नॉवेल्स, जितने भी ग्रेट नॉवेल्स लिखे गए, हैव अ मॉरल इन देम। वो भी पीछे हमने कहा मोरालिटी, कहते हैं उनके अंदर कोई मॉरल होगा। एक स्टोरी होगी, स्टोरी की एक थीम होगी, लेकिन उसका अल्टीमेटली उसके अंदर एक मॉरल होगा। और मॉरल कहाँ से आएगा? वो राइटर के मॉरल विजन में से निकलेगा और वो मॉरल होगा। कहता है मॉरल इन देम थ्रू द नॉवलिस्ट, दो द नॉवलिस्ट मोस्टली डजंट ट्राई टू टीच इट एथिकली। कहता है वो डायरेक्टली एथिकली एक उस्ताद की तरह या एक मुअल्लम की तरह डायरेक्ट सिखाने की नहीं, एक्सप्लिसिटली वो सिखाने की कोशिश नहीं करता लाइक ए टीचर, रादर इम्प्लिसिटली। कहता है वो एथिकली या एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाता, बल्कि इम्प्लिसिटली छुपे हुए अंदाज में। यानी इसका मतलब क्या है कि वो खुद नहीं आगे कहता ये ऐसे है, हम पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि वो कहना ये चाह रहा है कैसे है, और उस तक हमने पहुंचना है। इसलिए मैंने कहा रीडर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पर्सन कैन नॉट बी ए गुड रीडर एंड एवरी पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड लिटरेचर। एवरी पर्सन, हर बंदा, इसलिए तो नहीं कहा गया था लिटरेचर इज फॉर, ये पोइट्री इज फॉर द लर्नड फ्यू, चंद पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनके अंदर ये सलाहियत हो। और आप जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं लिटरेचर के, यू आर वर्थ इट, यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए आज के बाद जब कोई ड्रामा पढ़े, जब कोई नॉवल पढ़े, तो इसलिए ना पढ़ें कि यू आर जस्ट रीडिंग ए स्टोरी। ट्राई टू गो डीप डाउन एंड सी द मॉरल, द हिडन। नेचुरली मॉरल सारा हिडन नहीं होगा, कुछ एक्सप्लिसिट होगा, कुछ इम्प्लिसिट होगा, बट यू हैव टू गो टू द इम्प्लिसिट सो दैट इट डजंट मार द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द नॉवल। कहता है इसलिए वो उसको छुपा के रखा जाता है ताकि उसकी एस्थेटिक ब्यूटी, जो ज़ाहरी खूबसूरती है, ऐसे ना लगे कि हम जैसे कोई थ्योरेटिकल मजमून पढ़ रहे हैं, हम कोई फिलॉसफी की किताब पढ़ रहे हैं, हमें ये ना लगे, हमें ऐसा लगे हम कोई थियरी की किताब पढ़ रहे हैं। नो, हमें लगे हम एक स्टोरी देख रहे हैं ज़िंदगी की। लेकिन जितना जितना उसको देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, उतना उतना लर्न करते जाते हैं अबाउट द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड द मोरालिटी दैट लाइज इन इट। वो हमें मिलती जाती है, और यही जो मिलती है ये तो प्लेजर है। मोरालिटी या मॉरल विजन जो हमारा इन्हेंस होना है, जो मॉरल एथिक्स हमारी बढ़ने हैं, जो मोरालिटी हमारी बेहतर होनी है, ठीक है, इस एस्पेक्ट को अगर हम कंसिडर करें, ये ब्यूटी है लिटरेचर की, और ये ब्यूटी है नॉवल की, कि नॉवल हमें वो सारा कुछ देता है, वो ट्रुथ देता है, वो हमें मॉरली एलिवेट करता है। इस तरह मॉरली एलिवेट करता है कि हम खुश हो जाते हैं कि यार कितना खूबसूरत नॉवल था, इससे तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। हालांकि ज़िंदगी आप समझे हो तो बदली है, अगर आप ना समझें तो आप बदलेगी नहीं। ये डिपेंड तो आप पे करता है, क्वालिटी तो आपकी है, क्रेडिट तो आपको गया, लेकिन फर्स्ट क्रेडिट राइटर को गया। ठीक, तो कहता है इसलिए वो एक्सप्लिसिट नहीं ज़्यादा होता कि वो उसकी एस्थेटिक ब्यूटी मार ना हो, यानी डैमेज ना हो। मार का मतलब डैमेज होना, एस्थेटिक ब्यूटी यानी ज़ाहरी खूबसूरती, जो आर्टिस्टिक ब्यूटी है उसकी। नावल का एक स्टोरी कैसी होना, प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर मिडल, प्रॉपर एंड, उसकी स्टेट कैसी होना, उसकी शक्ल कैसी होना, उसका वो सारी चीज़ें, सारी रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो डैमेज ना हो। यही राइटर का टारगेट होता है और वो कामयाब होता है। लेकिन मैंने पहले कहा उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिट मॉरल भी होता है, जिसको एथिक्स बोलते हैं, और कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट तो बहुत ज़्यादा होता है ना, लेकिन एक्सप्लिसिट की भी झलक कहीं ना कहीं हमें नज़र आती है। वो कहाँ नज़र आती है? किसी डायलॉग में, क्योंकि नॉवलिस्ट वो डायलॉग अपने
राइटर अपने करेक्टर्स में डालता है, और वो करेक्टर जब वो अदा करते हैं हमें पता चलता है ये असल बात, ये असल हकीकत ना। माँ बेटी को कुछ समझा रही है, बाप बेटे को कुछ समझा रहा है, बेटा बाप को कुछ समझा रहा है, वो जो ज़िंदगी से रिलेटेड समझ की बातें होंगी वो बेसिकली राइटर के जुमले हैं। जो अदा बाप कर रहा है, या बहन कर रही है, या बेटी कर रही है, या बेटा कर रहा है, या माँ कर रही है, लेकिन बेसिकली वो राइटर है और उसके ज़रिए वो हमें मॉरल दे रहा है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? द फंक्शन ऑफ द नॉवलिस्ट इज टू राइट फॉर द पब्लिक ऑफ हिज ओन टाइम। कहता है कि नॉवलिस्ट जो है कोशिश करता है, हालांकि नॉवेल्स लिटरेचर यूनिवर्सल होता है, इट्स फॉर ऑलवेज, वंस इट इज रिटन। शेक्सपियर ने 600 साल पहले ड्रामे लिखे, आज भी वो हिट है, आज भी उनके ट्रुथ, आज भी उनकी बातें, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन ऑफ एवरी पर्सन। हर नॉवल में ये क्वेश्चन है, ठीक? तो वो ब्यूटी, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, हर नॉवल का ट्रुथ है। सो राइटर्स जो भी लिखते हैं उसके पीछे उनका कहता है दे पब्लिक ऑफ, सारी तौर पर तो अपने तौर के लिए लिख रहे हैं। मैं आज लिखूंगा तो नेचुरली मैं 21वीं सदी के लोगों के लिए लिखूंगा, लेकिन वो सिर्फ 21वीं सदी के लोगों के लिए नहीं होगा, वो सब के लिए होगा। ही सेज नॉट जनरली फॉर द पास्ट और द फ्यूचर, ना सिर्फ ज़हन में रखता है कि मैं पास्ट के लिख रहा हूँ या फ्यूचर के लिख रहा हूँ। दस टर्निंग हिज वर्क इनटू अ सोशल डॉक्यूमेंट। चूंकि वो उसका टारगेट ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, नेचुरली वो फ्यूचर में जाना है, पास्ट से उसका, पास्ट में से वो ट्रुथ लेता है, फ्यूचर तक पहुंचाता है, लेकिन प्रेजेंट जो उसका वो उसका जो इरा, कंटेम्प्रेरी इरा, उस इरा के लोगों को वो कोशिश करता है कि उनको डायरेक्टली इसका इफेक्ट हो, डायरेक्टली इससे वो इंस्पायर हो, डायरेक्टली इससे वो सबक लें, डायरेक्टली इसमें से उनका मॉरल विजन एनहेंस हो, डायरेक्टली उन्हें वो मैसेज मिले जो राइटर जो है वो देना चाहता है, जिस मकसद के लिए उसने वो नावल लिखा है। ठीक? सो बच्चों, ये थे कुछ पॉइंट्स। अब ये लिटरेचर की तरह नावल के तो हम पॉइंट्स बनाते जाएं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स थे जो बताते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नावल। मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।